अगर आपको अपना LMS हैंडल करवाना हो, कोई भी असाइनमेंट बनवानी हो या फिर क्विज़ करवाने हो तो आप हमसे रब्ता करें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या फिर अपना प्रोजेक्ट बनवाना हो या फिर प्रोजेक्ट की कोई भी असाइनमेंट या उसके रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें। आज हमने लेक्चर नंबर 17 से स्टार्ट करना है। तो ये जो कोड दिया हुआ है ये बेसिकली वही कोड था जो पीछे हमने देखा था। ये कोड दिखाने का मकसद यही है कि पहले आप इसको XML में बनाते हैं, बाद में अगर आप इसको C# में बनाएंगे तो वो किस तरह बनाएंगे। देखिए XML में हमने स्टैक पैनल वाला एक टैग यूज़ किया, उसमें लेबल बनाया। लेबल को हमने एक पेरेंट लेबल बना लिया कि सब लेवल के अंदर इसके फ़ॉन्ट बोल्ड होंगे, फ़ॉन्ट साइज़ इतना होगा, ठीक है। और ये फोरग्राउंड जो है वो इसी पे लगेगा सिर्फ, क्योंकि फोरग्राउंड ऐसी प्रॉपर्टी है जो इनहेरिट नहीं हो सकती, ठीक है, हर किसी का अपना होता है। तो ये मैंने आपको कल समझाया भी था कि पेरेंट से हमारे जो बोल्ड और फ़ॉन्ट वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, दोनों फ़ॉन्ट वाली, तो वो पेरेंट से चाइल्ड में हमारे पास आ गई। वो बटन पे भी लगी हुई थी। जो ये बटन पे इन्होंने एक और स्टैक पैनल बनाया, फिर उसमें पेरेंट को ये दे दिया साइज़, तो ये बटन में भी आ गए थे, ठीक है। इस तरह अगर हम C# में ये वाला बनाना चाहें, अगर हम WPF ना इस्तेमाल करें, XAML ना इस्तेमाल करें, तो C# में किस तरह बना सकते हैं। C# में हम इस तरह बना सकते हैं। एक हमने स्टैक बनाना होता है, इनिशियलाइज़ करवाना होता है। ये बेसिकली वही कीवर्ड है जो ऊपर हमने टैग दिया है, ठीक है। पैनल हो गया, फिर स्टैक को न्यू पैनल से एक हमने मेथड इनिशियलाइज़ करवा दिया। फिर टेक्स्ट एलिमेंट लिखे, जो हमने वहाँ पे लेबल वगैरह लिखे थे वही हमारे पास यहाँ टेक्स्ट एलिमेंट आ गया। उसके ऊपर हमने प्रॉपर्टीज़ इनिशियलाइज़ करवा दी कि पैनल में के अंदर जितने भी टेक्स्ट एलिमेंट होंगे उनका फ़ॉन्ट साइज़ क्या कर दो आप, 30 कर दो। फिर पैनल के अंदर जितने भी फ़ॉन्ट होंगे या टेक्स्ट एलिमेंट होंगे उनका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो इटैलिक कर दो आप, ठीक है। फिर पैरन की ओरिएंटेशन दे दी कि ओरिएंटेशन क्या है, हॉरिजेंटल है। फिर हॉरिजेंटल अलाइनमेंट हमने दे दी कि वह सेंटर में आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर हमने बटन बनाया, एक हेल्प के नेम से बटन बनाया, दूसरा हमने ओके के नेम से बटन बनाया, ओके वाला ये है, ठीक है। इस तरह हमने पैनल में से ये बटन जो हैं उस एक और स्टैक पैनल था उसके चाइल्ड एलिमेंट थे। आप देखें तो ये देखिए ये हमारा स्टैक पैनल है, इसके चाइल्ड एलिमेंट में हमारे पास बटन आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, चिल्ड्रन डॉट ऐड हेल्प बटन और ओके बटन। तो C# की मदद से हम इस तरह लिख सकते हैं और WPF में हम इस तरह लिख सकते हैं। तो दोनों में से जो इजी रहेगा हमारे पास वो रहेगा GWPF वाला, क्योंकि उसमें हमारे पास एक तो ऐसे टैग्स हैं जो हमें खुद पता है। अभी बटन बनाना है तो हमने बटन ले लिया, लेबल बनाना है तो हमने लेबल वाला टैग दे देना। इसी तरह हमें कोई टेबल बनानी होगी, हमने टेबल वाला टैग ले लेना है, ठीक है। और इसमें दूसरी फंक्शनैलिटी ये भी है कि हम ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, यानी जो हमारे पास एक पूरे का पूरा डॉक्यूमेंटेशन टाइप होता है, टूल बार जिसको हम कहते हैं या टूल बॉक्स कहते हैं, वहाँ से हमने जस्ट बटन को ड्रैग करना होता है, फिर यहाँ पे ड्रॉप करना होता है। वहाँ से हमने लेबल को लेना होता है, फिर यहाँ पे उसका नेम चेंज करके ड्रॉप कर देना होता है। तो WPF हर लिहाज से हमारे पास ईजी रहेगी। और जो हम ये C# में कोड लिखते हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास एक इनम्स का हमने टॉपिक पढ़ा था लेक्चर नंबर 8 में तकरीबन या 10 में। तो इनमरेशन टाइप्स हमारे पास क्या करती हैं, ये जो फ़ॉन्ट स्टाइल हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे तो हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास वर्डिंग में लिखा हुआ है, ये नंबर्स में लिखा हुआ है कि इसका 30 कर दो। तो यही 30, 75 या 10 है, इसको जब वो इसकी टाइप चेंज करेंगे तो वो इसमें जो मेथड यूज़ होगा इनमरेशन यूज़ होगा, ठीक है। इनमरेशन में क्या होता था कि हम डिफरेंट तरह के लिस्ट अरेज बना लेते थे, फिर उनकी इंडेक्सिंग के लिए हम कुछ भी यूज़ कर सकते थे। चाहे तो हम नंबर यूज़ कर सकते थे, चाहे तो हम ABC के कोई वर्ड यूज़ कर सकते थे, चाहते तो हम उसमें जैसे हमने लिखा था कि डेज़ लिखे थे या फिर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ लिखा था तो उनकी जगह 1 2 3 4 यूज़ कर लिया था। यहाँ पर भी ऐसा है, हमने उनको टाइप दे दी, बाद में उनको हमने क्या किया, रेफ़र कर दिया। ये इनमरेशन चेंज कर देगी इनको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि जिस इसका फ़ॉन्ट साइज़ पहले 30 कर दो, फिर उसी 30 वाले फ़ॉन्ट साइज़ को आपने क्या करना है, उसको इटैलिक में चेंज कर देना है, ठीक है। बेसिकली इनमरेशन यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ये वही कुछ लिखा हुआ है कि इनम्स की मदद से हम किस तरह इनकी टाइप कन्वर्टिंग कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक और आ जाता है टॉपिक जो ईजी भी है, क्योंकि ये हमने पहले भी लिखा है और ये रियल टाइम में से है। ये है साइजिंग पोजीशनिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये MCQs में भी आ सकते हैं, MCQs में आ सकते नहीं हैं बल्कि हर बार MCQs में आते हैं। आगे हम देखेंगे ना ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, साइजिंग किस तरह कर सकते हैं, हाइट विड्थ क्या होती है, एलिमेंट पे हम किस तरह हाइट विड्थ दे सकते हैं, इनकी पैडिंग किस तरह कर सकते हैं। ये सारी हमारी क्या है, ये MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, ये जो लास्ट वाले लेक्चर्स हैं।
तो साइजिंग एंड पोजीशनिंग का लेआउट, किसी भी चीज़ को लेआउट करने के लिए हम उसकी साइजिंग कर देते हैं, पोजीशनिंग कर देते हैं। जिस तरह कल आपने लेक्चर के बाद पूछा था कि हम इसकी विड्थ क्या, यानी इसकी मार्जिन क्या होता है, तो मार्जिन भी यही कुछ होता है। देखें अब साइजिंग हम किस तरह दे सकते हैं। हमने इसका इस पूरे के पूरे पेज का साइज़ इनिशियलाइज़ करवा दिया कि एक विंडो है, उस विंडो के अंदर आपने यहाँ से लेके एक पेज को यहाँ तक साइज़ देना है, ठीक है, ये इसकी साइज़ होगी। अब पोजीशन किस तरह होगी, पोजीशन हमने ये दे दिया कि एक्स एक्सेस से कितना फासला हो, वाई एक्सेस से कितना हो, नीचे से कितना हो, ऊपर से कितना फासला हो, ये उसकी पोजीशनिंग होगी कि उसको हमने सेंटर में फिल करवा दिया, ठीक है। पोजीशन में हमारे पास 3-4 तरह के टैग्स आ जाते हैं, एक होता है लेफ़्ट राइट और एक होता है हमारे पास सेंटर, ठीक है। टॉप बॉटम भी आ जाते हैं। इट बॉयल्स डाउन टू पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप, इसमें हमारे पास पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप होता है, यानी एक स्टैक पैनल में हम डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, फिर उनकी जब पोजीशनिंग करते हैं तो उसके लिहाज से हम आगे देखते हैं कि पेरेंट चिल्ड्रन ये किस तरह से बन सकते हैं। दे वर्क टुगेदर टू डिटरमाइन देयर फाइनल साइजेस एंड पोजीशन। पेरेंट टेल्स वेयर टू रेंडर एंड हाउ मच स्पेस दे गेट, पेरेंट हमें बताता है। देखें अब ये पूरी की पूरी विंडो होगी, ये हमारा पेरेंट हो गया विंडो, ये माइक्रोसॉफ्ट एज वाली जो एप्लीकेशन है, और इस विंडो के अंदर ये जो हमारा पेज है यानी पीडीएफ है, ये चाइल्ड है। अब पेरेंट हमें बताएगा कि आपने कैसे सेट होना है। जब हम इसको कोई इंस्ट्रक्शन देंगे, मैं कंट्रोल माइनस प्रेस करता हूँ तो ये देखें इसका साइज़ क्या होता है, कम होता है। ये भी हमें वही विंडो हमें बता रही है कि आपने इसका साइज़ क्या करना है, कम कर देना है। जब मैं कंट्रोल प्लस करता हूँ तो वही हमें पेरेंट बता रहा है अपने चाइल्ड को, ये उसका चाइल्ड एलिमेंट हो गया, वही हमें बता रहा है कि इसका साइज़ क्या करना है, आपने ज़्यादा करना है या कम करना है, ठीक है। बट मोर लाइक कोलैबोरेट्स दे आल्सो आस्क चिल्ड्रन हाउ मच दे रियली नीड। अब ज़रूरी नहीं कि पेरेंट हर बार बताए कि आपने कितना लेना है। जब हम इसको कट करके दोबारा चलाएंगे तो ये चिल्ड्रन अपने पेरेंट को बताएगा कि मैंने कितनी स्पेस लेनी है, ठीक है। जिस तरह हम वर्ड पहले पहले शुरू में हम कोई भी वर्ड का पेज ओपन करते हैं तो वो उसकी जो साइज़ होता है यहाँ से देखें तो वो 100 पे फिक्स हो जाता है। तो अपना चिल्ड्रन अपने पेरेंट को बताता है कि मैंने साइज़ जो इसका जूम साइज़ लेना है वो 100 तक होना चाहिए, तो वो उसको 100 तक साइज़ दे देता है। पैनल्स आर पेरेंट्स स्पॉटिंग लेआउट ऑफ मल्टीपल चिल्ड्रन। अब एक हम पैनल बनाते हैं, पैनल के अंदर हम डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स लगा देते हैं, उसमें टैग्स लगा देते हैं। तो जैसे हमारे पास ये था, ये एक पूरा का पूरा पैनल बना हुआ था, उस पैनल के अंदर हमने लेबल्स लगाए, उस पैनल के अंदर हमने बटन्स लगाए, लिस्ट आइटम लगाए, ठीक है। ये हमारे पास पैनल्स आ जाते हैं। So they derive from the abstract system.windows.controls.panel। किसी भी पैनल को इनिशियलाइज़ करवाने के लिए ऊपर हमें एक क्लास देनी पड़ती है system.windows.controls.panel। ये MCQs में आ सकता है, इसको आपने याद रखना है। वैसे अब हम जब कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो चीज़ हमारे पास यूज़ होती है वो खुद ब खुद इनिशियलाइज़ करवा देता है हमारा, अगर इंटरनेट का कनेक्शन वहाँ पे लगा हुआ हो। अगर हमने कोई अरे बनानी हो, UI एलिमेंट उसमें ले आना हो, तो वो system.windows.controls.panel हो गया, या इनहेरिट कुछ करवाना हो तो ऊपर से जो भी क्लासेस हमें चाहिए होती हैं ना, इस तरह की अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, तो वो खुद ब खुद आ जाती हैं इंटरनेट कनेक्शन की मदद से, ठीक है। तो ये जो हम टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं विजुअल स्टूडियो वाले, ये फंक्शनैलिटी फ्राहम करते हैं कि सब चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑल द एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द लेआउट प्रोसेस डिराइव फ्राम सिस्टम। देखें जो भी हमने एलिमेंट्स बनाने हैं, एलिमेंट्स हमने कौन कौन से बनाने हों, यानी टेक्स्ट इनपुट वाला भी एक हमारे पास एलिमेंट होता है। ये बटन्स सारे हमारे पास यूज़र इंटरफेस वाले एलिमेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब नीचे उन्होंने दिखाया है कि इनकी हाइट और विड्थ, यानी इसका साइज़ कैसे सेट कर सकते हैं आप। अब देखें लेफ़्ट से राइट पे जाएं तो इसको कहते हैं हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, और ऊपर से नीचे अगर आएँ टॉप टू बॉटम तो ये हमारे पास वर्टिकल अलाइनमेंट होती है, ठीक है। ये नीचे हम देखते हैं साइज़ रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ आर शोन इन ब्लू। तो ये जो हमारे पास मार्जिन है, हाइट है, विड्थ है, पैडिंग है, ये हमारे पास साइज़ रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं। कोई भी एलिमेंट हमने जब इनिशियलाइज़ करवाना होता है तो उसका हम मार्जिन देते हैं, उसकी हाइट देते हैं, उसकी विड्थ देते हैं। पिछले लेक्चर्स में जब हमें टैग्स दिए थे तो उसकी मिन हाइट, मिन विड्थ हमने दी थी, ठीक है। मिन विड्थ का क्या मतलब होता है, मिन विड्थ का मतलब होता है कि इस विड्थ से कम हमारे पास ये बटन नहीं यूज़ हो सकता। यानी अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें उसकी विड्थ इससे नीचे हो तो वो बटन हमारा आएगा ही नहीं।
अच्छा सी लेट्स फर्स्ट डिस्कस साइज़। अब हम साइज़ को डिस्कस करते हैं। साइज़ मैंने आपको बताया कि साइज़ हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। जितनी बड़ी विंडो होगी हमारे पास उतना बड़ा साइज़ होता चला जाएगा। अब देखें, हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जो हमारे पास रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब होता है कि वो लैपटॉप पे भी चल सकती है, मोबाइल पे भी चल सकती है, टैबलेट पे भी चल सकती है, छोटे लैपटॉप पे चल सकती है, बड़े स्क्रीन पे भी चल सकती है। तो इसको कहते हैं हम रिस्पॉन्सिवनेस। उसका जो मार्जिन हम कर देते हैं वो ऑटो कर देते हैं। ठीक है, कि जितना बड़ा लैपटॉप की स्क्रीन होगी उतना बड़ा उसका क्या होगा, मार्जिन वो ऑटो खुद ब खुद ले लेगा। तो ये साइज़ हम इस तरह से डिक्लेयर करवा सकते हैं। चिल्ड्रन टेल देयर साइज़ टू पेरेंट्स। चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स को साइज़ बताते हैं। फिर WPF एलिमेंट्स क्या करते हैं, साइज़ उसका उतना ही देते हैं जितना चिल्ड्रन को चाहिए होता है। ये मैंने आपको जैसे बताया कि उसकी हम मार्जिन क्या कर देते हैं, ऑटो कर देते हैं। ऑटो का क्या मतलब होता है कि जितना साइज़ चिल्ड्रन अपने पेरेंट को कहेगा, बटन कहेगा कि मुझे इतना साइज़ चाहिए इस विंडो पे। अब जैसे मैंने आपको दिखाया था कि एक विंडो को हम जब छोटा करते थे तो वो साइज़ उसका छोटा होता चला जाता था, जब बड़ा करते थे तो साइज़ बड़ा होता जाता था। इसका मतलब है कि इसका साइज़ हमने क्या रखा हुआ है, मार्जिन इसका ऑटो रखा हुआ है कि जैसे भी हमारे पास स्क्रीन की प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी इस पर अमल करती जाएगी। इसको हम C# में या WPF में साइज़ टू कंटेंट प्रॉपर्टी कहते हैं कि जितनी चाहिए होती है वो उतनी हमारे पास हाइट विड्थ सेट होती जाती है। ऑल फ्रेम वर्क एलिमेंट्स हैव हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टीज़ ऑफ टाइप डबल। टाइप हमारे पास डबल क्या होती है, ये टाइप डबल एक डेटा टाइप है हमारे पास। ठीक है, कि ये क्या करती है, मैंने आपको बताया था कि एक होते हैं हमारे पास बिट्स और एक होते हैं हमारे पास बाइट्स। ठीक है, तो ये हमें जो साइज़ हमें देना पड़ता है इसको बाइट्स में देना पड़ता है। ठीक है, अब एक होती है बिट मैपिंग। बिट मैपिंग में क्या होता है, हर बार नई स्क्रीन पे जब हम जाते हैं तो कोड में चेंजिंग करनी पड़ती है। तो हाँ, ये डबल क्या करता है, बिट मैपिंग यूज़ नहीं करता, ये बाइट मैपिंग यूज़ करता है। बाइट मैपिंग में क्या होता है, ऑटोमेटिकली चाइल्ड एलिमेंट अपने पेरेंट को बताता है कि मैंने इतना साइज़ लेना है, और हर बार हमारा कोड वैसे ही चेंज हो जाता है जब हमने उसको बाइट मैपिंग किया हुआ। बिट और बाइट में ये फ़र्क है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। आल्सो हैव मिन हाइट, मैक्स हाइट, मिन विड्थ और मैक्स विड्थ। देखें, ये वाले टॉपिक आ गया। अब मिन हाइट का मतलब है कि इसकी सबसे जो मिनिमम हाइट है वो इतनी होनी चाहिए। अब ये पूरी की पूरी स्क्रीन है, एक हमने हाइट दी बटन को। ठीक है, कि आपने क्या करना है, इतना बटन ही रहना है। अब इससे बड़ी स्क्रीन आ गई तो क्या करना है, तो इससे बड़ी स्क्रीन आ गई तो मैक्स हाइट हम देते हैं कि अगर बड़ी स्क्रीन पे हो तो हमारा बटन क्या हो जाना चाहिए, इतना बड़ा हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब है मैक्स हाइट। ठीक है, कि अगर जितनी भी बड़ी स्क्रीन आ जाए इस वाली हाइट से ज़्यादा हमारा बटन नहीं जाएगा, और अगर छोटी स्क्रीन आ जाए तो इसको हम मिन हाइट देते हैं कि हमारा बटन छोटा होकर इतना हो जाए। तो इससे कम में हम, अगर इससे कम स्क्रीन में हम अपना वो कोड यूज़ करें या वो बटन चला सकें तो वो हमारे पास नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी मिन हाइट ही इतना है। और मिन विड्थ का भी यही है। ठीक है, कि उसको इतना ज़्यादा कर दो और इतना कम कर दो। ये हम प्रॉपर्टीज़ सेट करते हैं अपनी एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। अब देखें, जो नोकिया मोबाइल है बटन वाला, अगर उसमें हम कोई C# का कोड चलाना चाहें वो तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो उसकी विंडो पे ही पूरा नहीं आएगा, वो उसकी स्क्रीन पे ही पूरा नहीं आएगा। तो हम साइज़ और विड्थ वाली प्रॉपर्टीज़ ऐसे यूज़ करते हैं कि हमारा जो कोड है वो या एप्लीकेशन है रिस्पॉन्सिव रह सके। अच्छा, इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास मिन हाइट और मिन विड्थ होती है वो होती है 0, और मैक्स होती है वो अप टू इन्फिनिटी होती है। ठीक है, अगर हम सेट नहीं करते तो उसकी मिन हाइट 0 हो जाएगी। ठीक है, मिन हाइट 0 किस तरह होगी कि जितना छोटा सिस्टम होगा वो उतने छोटे सिस्टम पे चल सकेगी। अगर नोकिया मोबाइल की स्क्रीन 0 साइज़ पे लेती है तो वो बटन 0 साइज़ पे चला जाएगा। और ये हम मैक्स हाइट और मिन हाइट या मैक्स विड्थ और मिन विड्थ कब यूज़ करते हैं। अब देखें, ये 1 साल पहले की बात है कि व्हाट्सएप का क्या किया था, उन्होंने कहा कि एंड्रॉयड 5 से वेरिएंट से जो नीचे मोबाइल होंगे वहाँ पे व्हाट्सएप नहीं चलेगा। यानी व्हाट्सएप के कुछ ऐसे फ़ीचर थे जो वहाँ पे नहीं चलते थे। तो ये वहीं पे यूज़ होते हैं कि हम इंस्ट्रक्शन लगा देते हैं या सिक्योर कर देते हैं अपनी एप्लीकेशन को कि अगर इस सिस्टम से नीचे चलाना चाहें तो ये नहीं चल सकेगा, क्योंकि उसकी हाइट विड्थ सेट हुई पड़ी है। सही है, ये सिक्योर बनाने के लिए, क्योंकि छोटे मोबाइल होते हैं वो जल्दी हैक हो जाते हैं, इसलिए हमारी जो बैंकिंग वाली एप्लीकेशंस होती हैं वो ज़्यादा मतलब छोटे मोबाइल्स पे नहीं चल सकती। फिर मार्जिन और पैडिंग हमारे पास आ गई। मार्जिन जो होता है वो हमारे पास होता है जी इज़ एक्स्ट्रा स्पेस आउटसाइड। अब देखिए,
किसी भी एलिमेंट की आउटसाइड स्पेस देना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास ये मार्जिन है कि एक एलिमेंट या बटन हमने बनाया, उसको हमने 10 नेम दे दिया। जब उसने हमने मार्जिन सेट किया तो ये आउटसाइड उसके, ठीक है, ये वाला एरिया जो वाइट दिख रहा है आपको, ये उसकी आउटसाइड वाली प्रॉपर्टीज़ है कि मार्जिन इसके क्या है, आउटसाइड वाला एरिया जो हमारे पास होगा ब्लैंक में या कुछ आप उसमें कलर कर दें तो वो आउटसाइड वाला एरिया मार्जिन कहलाएगा। और इस तरह हमारे पास पैडिंग होती है, पैडिंग जो होती है वो इनसाइड साइज़ बढ़ाती है, उसका यह काम करती है, ठीक है। मार्जिन हमारा होता है आउटसाइड और पैडिंग होती है इनसाइड, ये आपने एमसीक्यूज़ में याद रखना है। और ये भी कि उसकी जो पैडिंग होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो 5 होती है, ठीक है। अब ये उसी लेवल का कोड है कि एक लेवल बनाया, उसका मार्जिन सेट कर दिया उन्होंने कितना 10, फिर मार्जिन लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे कर दिया। ये जो 10 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आपका टॉप भी 10 होगा पिक्सल मार्जिन, लेफ़्ट भी 10, राइट भी 10, बॉटम भी 10। अगर आप टॉप में कुछ और मार्जिन यूज़ करना चाहते हैं, ये देखिए टॉप में थोड़ा है, लेफ़्ट राइट में इक्वल है और नीचे थोड़ा है, तो यहाँ पे आप वही मार्जिन अलग अलग भी सेट कर सकते हैं। और अगर सबको आप अलग अलग करना चाहें तो सबको भी अलग अलग कर सकते हैं, सही है। फिर हमारे पास बटन आ जाते हैं कि एक बटन को हम कैसे ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं या उसको सेंटर में फिट कर सकते हैं। इसके लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर्टीज़ होती है कोलैप्स्ड, ठीक है। कोलैप्स्ड वाली प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। कोलैप का क्या मतलब होता है, कोलैप का मतलब होता है दो चीज़ों को आपस में मर्ज कर देना, ठीक है। अब ये कोलैप वाली प्रॉपर्टीज़ बेसिकली ये मार्जिन पे ही डिपेंडेंट है। अगर ये कोलैप वाली प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ ना करें, तब आप उसको ऊपर और नीचे मार्जिन दे दें, लेफ़्ट राइट ना दें, तो ये भी आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें 2 बार मार्जिन देना पड़ेगा, टॉप से भी और बॉटम से भी, सही है। यहाँ से हमें कोई भी मार्जिन नहीं देना पड़ेगा। फिर हॉरिजेंटल अलाइनमेंट यानी पोजीशनिंग हम उनकी किस तरह सेट कर सकते हैं एक्स और वाई एक्सेस में। अब देखें पोजीशनिंग हम हमेशा हॉरिजेंटल अलाइनमेंट से ही सेट कर सकते हैं। एक हमारे पास होती है हॉरिजेंटल और एक होती है वर्टिकल, ये ऊपर मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं लेफ़्ट, राइट, सेंटर और स्ट्रेच प्रॉपर्टी। स्ट्रेच प्रॉपर्टी क्या करती है, वो लेफ़्ट से लेकर राइट तक एक ही तरह का उसमें विड्थ, हाइट और मार्जिन सेट करवा देती है। यहाँ पे देखिए उसने उसकी हॉरिजेंटल अलाइनमेंट लेफ़्ट कर दी तो ये लेफ़्ट पे आ गया हमारा बटन, फिर उसने सेंटर कर दी तो ये सेंटर पे आ गया, फिर उसने राइट कर दी तो राइट पे आ गया। स्ट्रेच का मतलब है कि वो सारे वाले एरिया को फिल कर देगा, ठीक है। ये स्ट्रेच हर मर्तबा कि इसका क्यों ज़रूरत होती है, ये एमसीक्यूज़ में भी आता है, क्योंकि हमें एरिया को फिल करना होता है कि जितनी भी उसके पास विंडो की स्क्रीन है उतनी स्क्रीन में आपने स्ट्रेच वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है और ये सारे का सारा बटन हमारे पास वहाँ पे आ जाएगा। ये इस तरह के स्टैक पैनल हैं। ये देखिए अब स्ट्रेच के अंदर हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया है कि आपने उसका क्या करना है, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट लेफ़्ट राइट, ये भी एक कोड दिया हुआ है कि हॉरिजेंटल कंटेंट अलाइनमेंट, ठीक है। ये स्ट्रेच के अंदर हमने यूज़ किया हुआ है। फिर यहाँ पे हमने उसकी पैडिंग दी है, पैडिंग को बढ़ाया है स्ट्रेच के अंदर। फिर ये पैडिंग बढ़ा के ना हमने उसकी क्या कर दिया, अलाइनमेंट लेफ़्ट कर दी है, फिर ये राइट कर दी है। ये उसकी एनिमेशन प्रॉपर्टीज़ है। ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला हमारे पास एक टॉपिक है, ये अगले लेक्चर में डिटेल से होगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक सबसे अहम है क्योंकि इसके हमारे पास एमसीक्यूज़ भी आते हैं और इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर एक्स में ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो तो उसका क्या एडवांटेजेस है, अगर वाई में करनी हो तो वो किस तरह होगी, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, बेसिकली उसको ट्रांसफार्म करना है, एक शेप से दूसरी शेप में ट्रांसफार्म करना है। ये देखें यहाँ पे उन्होंने एक ली है जो ये स्ट्रेच प्रॉपर्टी ली है, अब उसको उसने रोटेट कर दिया है 45 डिग्री पे, इस तरह उन्होंने, देखें ये सब रोटेशन वाले हैं। ये ऊपर उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई है कि किस तरह आप इसको रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन लेक्चर हमारा एंड होता है। तो ये जो अभी 17 वाला लेक्चर हमने देखा है हाइट विड्थ, वो यहाँ से आपने करना है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही डिटेल दी हुई है कि उसकी हाइट किस तरह हम सेट कर सकते हैं, मैक्स हाइट क्या होती है, मिन हाइट क्या होती है, डबल इसमें कहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारी जो बुक दी हुई है, बुक सारी यहीं से ली गई है। पहले तो वो हमारे पास इवेंट वाली एक बुक थी, वहाँ से हमारे टॉपिक लिए गए थे, अब यहाँ से हमारे टॉपिक लिए गए हैं। तो यहाँ से आपने उसको समझ लेना है कि उसकी कोडिंग किस तरह है, उसको लेफ़्ट राइट हम किस तरह कर सकते हैं।
सही है। ये विजिबल, कोलैप्स्ड, हिडन, ये देख लेना है आपने, अगर मोर डिटेल में जाना चाहें, क्योंकि एक चीज़ को आप जितना ज़्यादा एक्सपेंड करते जाएंगे वो उतनी ज़्यादा होती जाएगी। हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जितना आपका इंटरेस्ट होगा उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी। ये अप्लाइंग ट्रांसफॉर्मेशन है, 2D में किस तरह हो सकती है, 3D में हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल वही वाली हमारे पास शेप्स बनी हुई है जो हमारे हैंड आउट्स में से थी। सही है, इसका कोड भी दिया हुआ है, आप इस कोड को कॉपी पेस्ट करके आप स्टूडियो में ले जाएं, प्रोजेक्ट बनाएं, वहाँ पे देखें बटन हमारे पास किस तरह रोटेट होता है, इसको एनिमेट कर सकते हैं, इसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ईद के बाद। तो ये आप प्रैक्टिकली भी उसको कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो कोड दिया हुआ है ये रनेबल कोड है। ठीक है, जो हमारे हैंड आउट्स में है वो कभी रन होता है, कभी रन नहीं होता। इस तरह आपने उसको एनिमेट करना है। आपने इसको करना है कि कैसे हम इस पे माउस ले जाएं तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होता है, हावर वाली प्रॉपर्टीज़ हमारे पास किस तरह होती है। आपने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, उस टेक्स्ट बॉक्स में आपने देखना है कि किस तरह हम उस पर फोकस वाली प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं। ये सब आपके टास्क हैं या असाइनमेंट समझ लें, आपने इसको करना है।